Hello guys, welcome to Marico's Lover YouTube channel. In this video we will discuss the question practice of the locomotion and the movement. So let's start. Question number 1. Which of the following is the correct description of a human of a certain part of a normal human skeleton? फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस। तो जब आपकी कोचिंग में आपको पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है दैट इज़ कॉल्ड एटलास। एक्सिस यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा? एटलास। एटलास जो होता है हमारा कौन सा बोन होता है? यस बोन होता है, जिसको हम नोडल भी कहते हैं। एटलास के बाद जो हमारा सेकंड वर्टिब्रा होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल से ये आर्टिकुलेट्स होता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन ये बात गलत है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। हम इसमें राइट बताना है ना। द 9th and 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। नहीं, 11th 12th 13th ये होती हैं जो फ्लोटिंग्स होती हैं। और 1st to 7 हमारी कौन सी होती है जो कि डायरेक्टली बोन्स वर्टिब्रा से पीछे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। जो 8th 9th 10th होती हैं वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, बिकॉज वो 7th दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। जो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स होती हैं वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिब से अटैच होती हैं। लेकिन जो हमारी 8th 9th 10th वाली जो रिब है वो हमारी फॉल्स रिब है, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्टली 7th रिब के साथ कनेक्टेड है। और जो हमारी 11th और 12th पेयर की जो रिब्स हैं वो है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ग्लिनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। नहीं, ये रॉन्ग है, थाई बोन नहीं होती। ये हमारा जो ह्यूमेरस होता है वो स्कैपुला के साथ, स्कैपुला में एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। तो यहाँ पे आएगा हमारा ह्यूमेरस। ह्यूमेरस जो होती है हमारी वो आर्टिकुलेट्स करती है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। 4th ऑप्शन कह रहा है पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस वेंट। तो जो पैराइटल बोन होगी वो हमारे स्कल के अंदर होगी, और जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है वो भी स्कल में होती है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड होती हैं? बाय फाइब्रस वेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इसमें एक्चुअली में क्या हो गया कि ना, इसमें एडिटर्स जो हमारा एडिटर है उससे उन्होंने इसको उल्टा प्रिंट कर दिया, लगता है बाय मिस्टेक हो गया होगा, एडिटिंग एरर है। 3 of the following pairs of the human skeleton parts are correctly matched with their respective inclusive skeleton category and one pair is not matched. Identify the non-matching pair. ओके, इसमें हमें wrong matching pair बताना है, तो देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। जैसे कि मेरस एंड स्टेपिस है, वो हमारे कहाँ पे होते हैं? ये हमारे ईयर के अंदर होते हैं। 3 बोन होती है इसमें, मेलस, स्टेपिस एंड इनकस। जो हमारे स्मॉलेस्ट बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्टेपिस, और ये ईयर ऑसिकल्स के अंदर होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट तो सही लग रहा है। स्टर्नम हमारी कहाँ किसकी पार्ट है? ये हमारी एक्सियल स्केलेटन की पार्ट है, एकदम राइट है, पेंडिकुलर की पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखें। क्लेविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल। नहीं, ये हमारी पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है, ये हमारी पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ह्यूमेरस एंड अल्ना जो है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, एकदम करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा रॉन्ग है वो ऑप्शन है 3rd। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें हमें डिसऑर्डर्स के बारे में मेनली बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, कह रहा है मियास्थेनिक ग्रेविस। मियास्थेनिक ग्रेविस जो होती है हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच इनहिबिट्स द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर माइस्थेनिक ग्रेविस जो है हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, ठीक है।
ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की वजह से नहीं होता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, शॉर्टनिंग ऑफ मसल, ऐसा भी नहीं होता मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है ये। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, डिक्रीज इन बोन मास एंड हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसेज, ये एकदम बात सही है। ये जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें ये मेनली देखा जाता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड अगर मेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो मेल्स में एज़ कम्पेयर टू वुमेन काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन वुमेन्स में ये ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी हद तक देखने को मिल जाता है बिकॉज ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी डाउन चले जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। Let's move to question number 4th. Select the correct statement with respect to locomotion and human. Locomotion and I think so यहाँ पे and नहीं in होना चाहिए। Let's correct it. And motion in human. तो फर्स्ट है द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इज अ फाइब्रस जॉइंट, नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल, अलग इसमें मेनली ऑस्टियोपोरोसिस दे रखा है, लेकिन इसमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ईस्ट्रोजन ही होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन, ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है। द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 थोरेसिक वर्टिब्रा, नहीं 10 थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं होते हैं, ये रॉन्ग भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें जो हमारा थर्ड सही है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें एक बार और। चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मूव कर लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से जाकर दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा मेनली मैचिंग है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट मैचिंग of the type of the joint with the examples in human skeleton. Type of joint and examples हैं cartilaginous joint, pivot joint, hinge joint and gliding joint. Cartilaginous joint का देख लेते हैं। Between frontal and the parietal में fibrous joint होता है, frontal and parietal। इसमें हमें क्या करना है, select the correct matching, और correct matching हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। मैचिंग नहीं है ये, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पे होता है कौन सा, फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट में यहाँ पे फाइंड आउट होगा बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ, आई थिंक सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं वर्टिब्रा। तो इसमें हमारा पाइवट जॉइंट तो होगा नहीं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। हिंज जॉइंट की अगर हम बात करें बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारा जो हिंज जॉइंट नहीं होता, पाइवट जॉइंट होता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जो हमारे कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट फाइंड आउट होता है, और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के अंदर सैडल जॉइंट फाइंड आउट होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, फोर्थ is the right option. Let's move to question number 6. Glenoid cavity articulates with scapula with acromion, clavicle with the scapula। clavicle का scapula के साथ articulates नहीं होगा,
ये मेनली ह्यूमेरस का होता है, तो क्लेविकल वाले तो हो गए नहीं, ह्यूमेरस का ही होगा, विद स्कैपुला के साथ जाएगा ये, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का इसमें कौन सा वाला ऑप्शन राइट नहीं है। लोकोमोशन मेनली फंक्शन नहीं होता है। एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन भी स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो वो भी स्केलेटन सिस्टम के अंदर ही आएगा। एराइथ्रोपोइसिस होता है इसमें, हेनरी वाला जो होता है ना, HENRE। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स भी इसका ही पार्ट है, मिनरल्स का, कैल्शियम वगैरह का इसमें डिपोजिशंस वगैरह होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, तो इसमें थर्मो रेगुलेशन तो इसमें होगा नहीं है, ये तो हाइपोथैलेमस वगैरह करेंगे, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड फोर्थ इज द राइट आंसर। मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर तो हमारी होती है, फाइबर जॉइंट के अंदर हमारी नहीं होगी, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं हमारा दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रा में फाइंड आउट होता है हमारा, तो उसमें भी काफ़ी हद तक तो हो ही जाती है। साइनोवियल जॉइंट्स ऑलमोस्ट उसी के लिए ही जाना जाता है फॉर मूवमेंट, तो इसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, तो हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड है। फाइबर जॉइंट मेनली हमारे स्कल में फाइंड आउट होता है, जैसे कि प्राइटल है, टेम्पोरल ऑसिपिटल्स में होता है, उसको कनेक्शन में जो जॉइंट्स में पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस आई थिंक सो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, ये वाले इसके नहीं होने चाहिए। सेम ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का जब लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, और ये वाली जो डिसीज़ होती है मेनली मूवमेंट्स में ही इसके सिम्टम्स मेनली देखे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द एक्स पेयर ऑफ रिप्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स ऑफ द ट्रू रिप्स। जो हमारी जो ट्रू रिप्स होंगी वो कौन सी हो जाएंगी हमारी, तो टोटल रिप्स हमारी कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। पेयर्स की बात करें तो 12 होंगी हमारी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोवाइड विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो हमारी जो इसमें रिप्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, तो 24 वाला तो ऑप्शन पहले काट दो बच्चा। यहाँ पे हमारा y = 7 और y = 5, तो 5 तो होती नहीं है, 7 हमारी वर्टिब्रा होती हैं जो कि हमारी डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से होती हैं, वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो हमारा आंसर जो जाएगा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें द पाइवट में इसमें पहले बताता हूँ, ये उस बच्चे को समझ में आ रहा होगा जिसने पहले थ्योरी पढ़ के आया है, तो एक बार आप इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ें उससे कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन एक बार अपने तो अपना क्लास के नोट्स पढ़े हों या फिर मॉड्यूल पढ़ा हो या कोई वीडियो देखी हो, उसी के बाद आप इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप रैंडमली इस वाले लेक्चर्स को देखोगे तो मेनली ना समझ आए। मूव क्वेश्चन नंबर 11, द पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। फाइबर जॉइंट हमारा होगा नहीं, कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारा नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट। सैडल जॉइंट वो हमारा होता है कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स के बीच में ही फाइंड आउट होगा। मैं इसमें इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि जो आप इसकी जो PDF है वो अवेलेबल होगी तो उससे प्रैक्टिस कर सको। इसके अगर सॉल्यूशंस नाम ले तो दोबारा से वीडियो को रीबैक करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो फिर कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक्स जो कि काफ़ी नंबर कटवा देती हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं जाता, अंडरलाइन कर लेना है बस।
each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum। ये बात एकदम गलत है। वेंट्रली टू द स्टर्नम से काफ़ी हद तक सही है, लेकिन डॉर्सली अगर हम बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा ईच रिब तो नहीं करती एटलीस्ट। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। ये एकदम सही है और फ्लैट भी नहीं होती है, इतना भी है, और ये वाली एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। 8, 9, 10 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। 8, 9, 10th pairs of articulates directly to the sternum। sternum से 8, 9, 10th जो रिब्स होगी वो sternum से नहीं, तो ये नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट अंदर रॉन्ग है। ये 7th जो रिब होगी उससे ज़्यादा आर्टिकुलेट होगी। 11, 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। हाइलिन कार्टिलेज से तो नहीं होगा, तो फिर इसका जो मेनली आंसर जाना चाहिए वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, सारे क्वेश्चन नीट में आ रखे हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्ट को अच्छा करता है। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो हमारी यहाँ पे थोड़ा लगता है एरर आ गया है। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ये तो ये ए हो जाएगा। एक्रोमियम का देखते हैं। स्कैपुला, स्कैपुला कहाँ पे होता है बताओ? हेड ऑफ ह्यूमेरस, स्कैपुला, हेड ऑफ ह्यूमेरस बताओ। ग्लिनोइड कैविटी का हो जाएगा हमारा सेकंड डी, तो ए का हो जाएगा 4th ऑप्शन। और डी का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। हाँ ये मैच कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन कर सकते हो अगर तुक्काबाजी भी करनी है तो। जैसे एक्रोमियम प्रोसेस है जो हमारा वो क्लेविकल में मेनली फाउंड आउट होता है। स्कैपुला जो है वो लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th वर्टिब्रा, सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आर ह्यूमन स्केलेटन। तो जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन में जो टाइप ऑफ मसल फाइंड आउट होती है वो अपर आर्म्स में स्मूथ मसल्स होती हैं। नहीं, स्मूथ मसल्स तो नहीं होगी, स्केलेटल मसल्स होती हैं। हार्ट इज इनवॉलंटरी, एकदम सही है। एंड अनस्ट्राइटेड नहीं, अनस्ट्राइटेड नहीं होता है, स्ट्राइटेड होता है। इंटेस्टाइन आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, नहीं, इंटेस्टाइन जो होती है वो अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी होती है। थाइवोन जो होती हैं स्ट्राइटेड होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, क्योंकि वो स्केलेटल मसल्स की होती हैं। तो आंसर इज 4th इज द राइट ऑप्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस करेक्टली कैटेगराइज्ड। इसके 2 ही ऑप्शन हैं। इसके हमारे जो टाइप राइटर हैं उसने 2 ही क्वेश्चन ही टाइप किए हैं, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन स्टाइटेड मसल, ये एकदम राइट है। सीक्रेटिन होगा, ये नहीं आना चाहिए, सीक्रेटिन। एंड ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स नहीं। बाकी थर्ड ऑप्शन जो था हमारा इसमें कैल्सीटोनिन एंड थाइमोसिन, कैल्सीटोनिन एंड थाइमोसिन जो है हमारे क्या वो थायराइड हार्मोन से सीक्रेट होते हैं? नहीं। बाकी आंसर तो पता ही लगी गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, द एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द ए बैंड। एक्सटेंशन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड नहीं। द एब्सेंस ऑफ मायोफिल इन द सेंटर पोर्शन ऑफ ए बैंड ना। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड ना।
द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द इवेंट। ये जो है एकदम सही है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें जा रही है, तो फिर ये वाला आंसर एकदम राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, the stimulation of the muscle fiber by a motor neuron occurs at the neuromuscular junction. Stimulation of muscle fiber, stimulation by a motor neuron occurs at stimulation of muscle fiber। muscle fiber का जो stimulation होगा, ये मेनली स्केलेटल मसल फाइबर्स की बात कर रहा है, तो जो मसल फाइबर्स होती हैं वो स्केलेटल मसल फाइबर्स ही होती हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। द मायोफिब्रिल का भी नहीं है। कैल्शियम रेटिकुलम का रोल बाद में। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड टू पास ईच अदर। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड ओवर ईच अदर। थर्ड है when myofilament slide to each other myosin filament shorten while the actin filament do not shorten, ये wrong है। when myofilament slide to each other actin filament shorten and myosin filament do not shorten, ये भी wrong है। actin and myosin filament shorten and slides pass to each other, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। एक्टिन शॉर्टन तो कोई नहीं होता है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, शॉर्टन कोई भी नहीं होगा बट रैदर स्लाइड, एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। Question number 19, name the ion responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हर बच्चे को आता है कैल्शियम। lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as। तो फिर अगर ये वाली कंडीशन जब आती है, जब अब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में तो नहीं आएगी, लेकिन जब आपका पीटीएच ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि आपका जो ब्लड फ्लूइड है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, फिर उससे कुछ काम नहीं होगा। कैल्शियम नहीं होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर वहाँ पे वर्क नहीं करेगा और फिर आपका स्केलेटल सिस्टम पैरालाइज कंडीशन में आ जाता है। एंड दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज टीटेनस। जी हाँ, टीटेनस। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। यही वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कैल्शियम, व्हाई इज कैल्शियम सो इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट है प्रिवेंशन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन एंड क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। जी हाँ, वो बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मास्किंग नहीं हो पाती। मास्किंग नहीं हो पाएगी, किसकी नहीं हो पाएगी? एक्टिव साइट पे नहीं हो पाएगी। किसके लिए? मायोसिन के लिए। एक्टिव साइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एक्टिन पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कहाँ पे कौन आके लगता है? मायोसिन। लेकिन जो कैल्शियम होगा वो बाइंड किसके साथ कर जाएगा? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने की वजह से उसकी मास्किंग हो जाएगी। तो आंसर 2 इज द राइट ऑप्शन। Let's move to question number 22. Question number 22 कह रहा है हमारा which of the following muscular disorder is inherited। कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड होगा? मायस्थेनिया ग्रेविस, बोटुलिज्म नहीं, बोटुलिज्म नहीं होता है। टिटैनी जो है हमारा कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो क्या ये हमारा न्यूट्रिएंट्स डिसऑर्डर है, तो ये तो नहीं होगा। ये हमारा क्योर भी हो सकता है by giving the calcium supplements। and muscular dystrophy जो होता है हमारा, अभी पढ़ा था हमने muscular dystrophy क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है हमारा
एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये तो जा सकता है। मायस्थानिक ग्रेविस जो है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो ये तो नहीं आएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन leading to fatigue, weakening and paralysis of the skeletal muscle is called as gout, arthritis, muscular dystrophy या फिर मायस्थानिक ग्रेविस। तो उसका क्रॉनिक है, काफ़ी लंबे समय से होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आई थिंक सो मायस्थानिक ग्रेविस ही होता है। एंड अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी उस पर अफेक्ट होता है, जैसे कि क्या होता है फटीग हो जाता है और वीकनेस भी आ जाती है, पैरालिसिस भी हो जाती है बॉडी। तो इसमें जहाँ पे भी देखिए ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मायस्थानिक, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता था मायस्थानिक ग्रेविस में और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो मायस्थानिक ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जबकि अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हम बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 मैच द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट्स हैं बता रखे हैं, इसमें कौन सा मैच कर लेते हैं। चलो स्कैपुला का कार्टिलेजिनस जॉइंट या फ्लैट बोन स्कैपुला, स्टर्नम फ्लैट बोन सी तो ये मिल गया हमें। क्रेनियम में हमारा फाइब्रस बोन होगा तो बी का भी मिल गया। स्कैपुला और वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन हमारा स्कैपुला। तो फिर ए का 4th हो जाएगा, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। बी का 3rd होना चाहिए, सी का 2nd एंड डी का 1st। सो हमारा जो आंसर राइट जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। इट्स अ गुड क्वेश्चन। Question number 25. During muscular contraction, which of the following events occur? Edge zone disappear. क्या edge zone disappear हो जाएगा क्या? Edge zone disappear yes हो जाएगा। A band widens, नहीं वाइडेंस तो नहीं होगा, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो बीच में जो सेंट्रल गैप जो बची रहती है वो डिसअपियर हो जाती है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विथ, ऐसा कुछ नहीं होता। मायोसिन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी, रिलीजिंग एटीपी एंड फॉस्फेट, ये एकदम सही है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिंग आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये भी एकदम आई थिंक सो सही होना चाहिए। इनवर्ड्स जेड लाइन, एक मिनट, एक ए राइट है डी राइट ना, तो ए डी तो सही है। चलो करेक्ट आंसर बताना है ए डी ए डी ए डी। ए डी, एक मिनट, एच जोन तो डिसअपियर हो जाएगा। ए वेन वाइडेंस तो नहीं होगा, तो फिर मायोसिन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी रिलीजिंग द एटीपी एंड फॉस्फेट सही है। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स नहीं, तो ई तो रॉन्ग हो गया हमारा। तो ई इसमें है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो आई थिंक सो ए बी सी डी। सी देख लेते हैं, आई बैंड रिड्यूसिंग विथ, आई बैंड भी रिड्यूस हो जाता है, हाँ ये सही है एकदम। तो हमारा जो राइट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए ए सी डी ई, ए सी डी ई।